अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। आवाज़ मेरी क्लियर है तो कंफर्म कर दें मुझे। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो आज हमारा लास्ट सेशन है। और ये भी हमने इसलिए रखा है कि एक्स्ट्रा सेशन जो है कि कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। कुछ आप लोगों ने बताया मुझे कि सर हमें ये करवा दें, तो हम बगैर किसी डिले के उन चीज़ों की तरफ चलते हैं। टाइम भी हमारे पास कम है और हमने डिस्कस काफ़ी चीज़ों को करना है जी, ठीक है। मजीद अभी भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हों तो वो मुझे आप चैट बॉक्स में साथ साथ बताते रहिएगा। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये थी कि जैसे ये हमने एक एलिमेंटर पे वेबसाइट बनाई थी, तो किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट स्क्रीन्स पे बिल्कुल परफेक्ट शो हो, उसका लेआउट, उसका डिज़ाइन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव होना। यानी कि अगर एक आपकी वेबसाइट यहाँ पे डेस्कटॉप पे, अब मेरे जो डेस्कटॉप है, इस लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन का साइज़ और है। अगर आपका जो लैपटॉप या सिस्टम होगा उसकी स्क्रीन का साइज और होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप टैब के ऊपर अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका साइज कुछ और होता है, ठीक है। ऐसे ही वही वेबसाइट जो आप अपने मोबाइल में ओपन करें तो उसकी स्क्रीन का साइज जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमने एक ऐसी वेबसाइट बनानी होती है जिसे डिफरेंट स्क्रीन पे जब ओपन किया जाए तो हर स्क्रीन के ऊपर उसका जो डिज़ाइन या लेआउट है वो उसके यूजर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, उसे यूं ना लगे कि इस डिजाइन में कुछ कमी है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए पहले तो ये था कि हमें काफ़ी कुछ उसके ऊपर वर्क करना पड़ता था। बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस हम यूज़ करते थे, ठीक है, CSS की कह लें आप। तो अभी के लिए ये है कि वर्डप्रेस में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है। और वो इजी इस तरह से है कि जो आप अपना पेज बिल्डर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कभी हमने एलिमेंटर यूज़ किया था, तो हर पेज बिल्डर जो है, चाहे आप एलिमेंटर यूज़ करें चाहे कोई भी पेज बिल्डर आप यूज़ करें, वो आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो देता है। उसमें आपको सहूलत देता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। करना ये होता है कि जैसे अभी हमने डिज़ाइन किया था जिन चीज़ों को, ठीक है, अभी हमारी स्क्रीन ओपन होती है थी, हम डिज़ाइन कर रहे थे। तो ये जो डिज़ाइन आप कर रहे थे ये कर रहे थे अपने डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। तो अगर आप अपने साइड बार में आए, एलिमेंटर के साइड बार में, स्क्रीन मेरी विजिबल है, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी। जहाँ भी ब्रेक हो मेरी स्क्रीन या मेरी आवाज़ तो फ़ौरन मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़रा कम है और हमने चीज़ें ज़्यादा क्लियर करनी है, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, देखिए ये साइड बार में आपको जहाँ पे एलिमेंटर के आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उसके लास्ट में आपको यहाँ पे देखें एक सेटिंग्स का आपको एक नज़र आ रहा है टैब। सेटिंग्स के बाद नेविगेटर का नज़र आ रहा है जो कि डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हिस्ट्री आ गई है कि आपने क्या कुछ इस पे वर्क किया अभी। और साथ आपके पास आ गया रिस्पॉन्सिव मोड, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको रिस्पॉन्सिव मोड लिखा हुआ। रिस्पॉन्सिव मोड पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ऊपर इस जगह पे आप देखेंगे कि अभी के लिए जो स्क्रीन सिलेक्ट है वो डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है ना, आपको नजर आ रही होगी। तो अभी हम जो सेटिंग्स कर रहे हैं वो डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्रीन है वो टैबलेट है, टैब के लिए। और उसके बाद हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, डिफरेंट स्क्रीन आ गई हैं। अच्छा, अब इनके अंदर जो स्क्रीन्स आएंगी, यानी कि इस स्क्रीन से छोटी हो या टैब की स्क्रीन से बड़ी हो, तो भी वो इसी में आ जाएगी और वो खुद से उसको सेट कर देगा। ऐसे ही टैब से लेके मोबाइल तक की जो स्क्रीन्स होंगी तो उसको भी वो खुद ही रिस्पॉन्सिव बना देता है। हमने ये करना होता है कि हमने पहले कंप्लीट पेज डिज़ाइन करना है, जैसे कि हम पहले डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है। मोस्टली जो आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में टेम्पलेट यूज़ किए थे, टेम्पलेट के जो डिज़ाइन होते हैं वो रिस्पॉन्सिव बनाए होते हैं उन्होंने, ठीक है। ये तब आपने करना होता है जब आप खुद से अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, किसी भी पेज बिल्डर के थ्रू बना रहे हैं, और आपने कोशिश करनी है डिफरेंट पेज बिल्डर्स को यूज़ करने की। तरीकेकार उनका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल का फ़र्क आ जाता है काम करने का। तो जितने भी पेज बिल्डर्स होंगे, जब उनके जरिए आप अपना खुद का डिजाइन बनाएंगे तब आपने रिस्पॉन्सिव वाला काम करना होता है, क्योंकि आपका अपना हाथ का डिजाइन बन रहा है तो आप उसको हाथ स्क्रीन के लिए सेट भी करेंगे। तो यहाँ से देखें अभी हमारे डेस्कटॉप सेट किया हुआ है, डेस्कटॉप पे चल रहा है। अब मैं यहाँ से टैबलेट को सिलेक्ट करूंगा तो अब ये उसका साइज आ गया है, ठीक है। और अभी के लिए अगर आप देखें तो
मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है जैसे कि अब ये जो हमारा कॉलम है, ये बिल्कुल एज टू एज है, यानी कि साइड पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो मैं सेटिंग करूंगा जो भी, तो वो टैबलेट के लिए होगी, डेस्कटॉप पे वो सेटिंग्स नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको, इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और एडवांस में जाके इसको थोड़ा सा मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ जी, राइट, ठीक है, 20 दे दी है। और ऐसे ही लेफ्ट साइड से भी दे देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, 20 दे दें इसको भी। अच्छा जी, अब देखें कि ये इन दोनों कॉलम्स में थोड़ी सी स्पेस भी होनी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी कॉलम स्पेस भी यहाँ पे डाल देता हूँ, कॉलम स्पेस थोड़ी सी नैरो की बजाय थोड़ी सी वाइड कर दी मैंने, ठीक है, अब स्पेस हो गई है। तो अब ये जो सेटिंग्स हुई है इसको मैं अपडेट करता हूँ, ये सेटिंग्स होंगी मेरी टैबलेट के लिए, ठीक है। और अगर मैं अगेन डेस्कटॉप पे जाऊंगा, तो देखिए वो सेटिंग्स अब यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही, जो मैंने साइज इसका साइड से एक्स्ट्रा किया था, टैबलेट के लिए सेटिंग्स शो हो रही हैं। तो ऐसे आपने ऊपर से लेके नीचे तक एक पेज पे जितने भी सेक्शन आपने बनाए हैं, 1 2 3 4, हर सेक्शन को देखना होता है, ये सेक्शन है इसकी क्या सेटिंग्स हैं, ठीक है, इस सेक्शन की क्या सेटिंग्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपने उसको सेट करना होता है। जैसे भी ये सेक्शन है, तो अगर टैबलेट में अगर आप आ गए हैं, तो इसको यहाँ पे आप इसको जो है सेंटर के बजाय आप इसको लेफ्ट लाइन कर दें। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैंने सेलेक्ट किया इसको, हेडिंग को। अब इस हेडिंग की जो सेटिंग है, इधर आपको अलाइनमेंट नजर आ रही है। अब अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे एक छोटा सा टैबलेट का निशान भी बना हुआ है, कि अब जो आप अलाइनमेंट कर रहे हैं ये टैबलेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट कर दिया है, ऐसे ही बटन को सिलेक्ट किया और इसकी अलाइनमेंट भी मैंने लेफ्ट कर दी, ठीक है, और मैंने कर दिया अपडेट। तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट हो गई है टैबलेट के लिए। अगर डेस्कटॉप पे अगेन जाऊंगा, देखिए वो सेंटर में ही है। और ऐसे ही अगर आप वेबसाइट पे जाएं, ये वेबसाइट आपकी ये वाली है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करें, तो अभी ये डेस्कटॉप मोड पे है, तो अभी आपको वैसे नज़र आ रही है। और यहाँ से इंस्पेक्ट करके मैं इसके साइज़ को एडजस्ट करना चाहूँ, देखें अब साइज़ मैंने कम किया इसका, तो ये लेफ्ट पे चला गया, क्योंकि टैबलेट का साइज़ है जो भी सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। और इसका साइज़ जो है, अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूँ, तो आप देखेंगे जैसे साइज़ अब बड़ा हुआ है, तो वो खुद ही सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आपने स्क्रीन के लिहाज से उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को सेट करना होता है, और वो वर्क करता है जी। ऐसे हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसको अगेन जो है, हम इसको टैबलेट मोड पे करते हैं और इसको हम सेंटर भी कर देते हैं। चलें, थोड़े इसको हम करते हैं मोबाइल के लिए, मोबाइल पे आ जाए। अब देखिए मोबाइल के लिए भी क्या किया उसने, लेफ्ट किया हुआ है, तो मैंने टैबलेट के लिए किया था, तो उससे टैबलेट से छोटी स्क्रीन जितनी भी आएंगी उसने इसको लेफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए राइट कर दे, इसको सेंटर कर देते हैं जी अगेन। अब देखिए यहाँ पे ये मोबाइल मोड शो करवा रहा है अलाइनमेंट के साथ, तो आप इसे सेंटर करें, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अच्छा नीचे आ जाएं जी। अब देखें जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, अब इसकी स्पेस भी आप वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बटन नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे आपने क्या करना होता है कि पहले अब देखें ये जो चीज़ है हेडर में, ये आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, तो हेडर की सेटिंग्स भी आप ऐसे ही कर सकते हैं मोबाइल के लिए। हेडर में जाएंगे, जब हेडर की सेटिंग करेंगे, तो वहाँ भी आपके पास मोबाइल की स्क्रीन जैसे ये हमने सेलेक्ट की है, सेलेक्ट करके और आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि मोबाइल के लिए जब ओपन किया जाए तो चीज़ें आपको ठीक से नज़र आएँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। तो अब अगर हम जाएं, इसको अगेन रिफ्रेश करें और साइट पे जाएं, ठीक है, अब मैं इसका जो है साइज सेट करता हूँ। देखिए हम टैबलेट के लिए वो लेफ्ट पे है, और अगर इसका साइज में, आप साइज यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर देखिए साइज बना हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे मेरा कर्सर है, और यहाँ से भी आप साइज को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। अब मैंने साइज का देखिए मोबाइल पे लेके आया हूँ, तो फिर सेंटर में आ गया। टैबलेट के साइज पे गया तो लेफ्ट में, फिर अगर डेस्कटॉप के साइज पे आएगा तो फिर वो सेंटर में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये साइज आप अपना रिस्पॉन्सिव करते हैं हर चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इशू होता है, ज़्यादा इशू कब होता है, जब आप एक डिज़ाइन बनाएं और वो डिज़ाइन जो है, देखिए टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं होता या इमेजेस वगैरह चेंज नहीं होती। असल इशू क्या होता है कि जब स्क्रीन छोटी बड़ी हो, तो आपके इन टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है। कोई लफ्ज आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई जो है बिल्कुल एज टू एज हो गया है, किसी के दरमियान स्पेस कम थी, किसी में ज़्यादा हो गई है, ठीक है।
तो ये इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस वाला काम करते हैं, और उसमें आपने ऐसे ही काम करना होता है। इसमें मैंने आपको बताया है कि पहले आपने कंप्लीट पेज बना लिया, डेस्कटॉप मोड पे रख के आप कंप्लीट पेज डिजाइन कर लेंगे। कंप्लीट पेज बन गया, आपके सेक्शंस बन गए, हर चीज़ ओके हो गई है। फिर आप अपना मोड चेंज करें, टैबलेट पे जाएं और देखें कि कहाँ कहाँ पे आपको ज़रूरत है सेटिंग्स करने की। फिर मोबाइल मोड पे जाएं और देखें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है उसको सेट करने की। ठीक है, और थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है, सेटिंग्स करनी होती हैं, और वो आपका डिज़ाइन ओके हो जाता है जी। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया आपका रिस्पॉन्सिवनेस वाला, कि रिस्पॉन्सिव हमने कैसे बनानी होती है वेबसाइट डिफरेंट स्क्रीन के लिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से बताएं मुझे जी, जल्दी 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 बताएं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं जी कि ये हो गई आपकी जी। अब हमने बात करना है आपकी वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करवाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक जहन में ये रखना है कि जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो मोस्टली मोस्टली ये होता है, मोस्टली क्या बल्कि होता यही है तकरीबन, कि आप जब वर्क करते हैं तो क्लाइंट से आप उसका सी पैनल लेते हैं, या सी पैनल अगर वो नहीं भी दे रहा तो वो आपको डायरेक्ट अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दे देता है, लॉगिन पासवर्ड के, ये ले जी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और आप इस पर डिज़ाइन बनाएं। तो अगर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मिल गया तो सिंपली आप डैशबोर्ड पे जैसे ये आगे आए और अपना डिज़ाइन शुरू कर दें, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं चीज़। सी पैनल भी अगर आपको मिल जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि सी पैनल पे आपने डोमेन को ऐड करना है, डोमेन को ऐड करने के बाद उस डोमेन के ऊपर आपने सॉफ्टवेयर कलर्स के थ्रू वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए तो फिर सेम वही चीज़, आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन किया और डिजाइनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो माइग्रेशन वाला काम होता ही नहीं है उसमें। ठीक है, माइग्रेशन वाला काम तब होता है जब बाज औकात ये होता है कि जैसे एक वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, इस होस्टिंग पे चल रही है, क्लाइंट ने होस्टिंग प्लान चेंज किया, किसी और कंपनी से होस्टिंग ली है उसने, तो फिर वो ये कहता है कि जी मैंने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करवाना है इस होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे। जैसे अभी के लिए आपके पास लोकल होस्ट है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लोकल होस्ट टू लोकल होस्ट, यानी कि आपकी जो लोकल होस्ट की वेबसाइट है, इसी को आप एक नया डैशबोर्ड बनाएं और वहां पे माइग्रेट करवा लें, प्रैक्टिस हो गई है। और वरना ये होता है कि लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर भी माइग्रेट करवा सकते हैं, लाइव सर्वर टू लाइव सर्वर भी माइग्रेट होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी देखिए मैंने दो वेबसाइट ओपन की हुई है। एक तो ये वेबसाइट आपकी थी पहले, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। ठीक है, और ये इसका डैशबोर्ड आ गया, और इस साइड पे ये आ गई एलिमेंटर की, जो मैंने बाद में बनाई थी, और ये उसका डैशबोर्ड आ गया जी। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये डैशबोर्ड आ गया। तो जब भी आपने वेबसाइट माइग्रेट करवानी हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए ये ध्यान में रखें कि दोनों तरफ, एक पहली साइड तो ये है, जैसे कि ये वेबसाइट है, अब ये तो मुकम्मल बनी हुई है, बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो इसका ये डैशबोर्ड आ गया। दूसरी तरफ जो आपकी वेबसाइट, जहाँ पे जिस जगह पे आपने उसको माइग्रेट करवाना है, तो वहां भी कम से कम आपका वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो लाजमी। ठीक है, वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो। अभी के लिए आप ये समझें कि ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड है आपका। आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल है, और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड है। तो इस फ्रेश डैशबोर्ड के ऊपर मैं ये वाली वेबसाइट माइग्रेट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम करते हैं प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारे पास होता है मैनुअली तरीका, जिसमें हम मैनुअली वेबसाइट को, उनकी फाइल्स को लेके जाते होते हैं यहाँ से कॉपी करके दूसरी तरफ। जैसे कि मैंने सी पैनल में दिखाया था आपको, फाइल मैनेजर के अंदर आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं वर्डप्रेस की, वहां से आप उसको उठा के वो कर सकते हैं, वो अलग तरीका है। तो उसकी तरफ आप ना जाएं अभी, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो उधर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, प्लगइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्लगइन कौन सा है, वो प्लगइन आप ऐड करेंगे दोनों तरफ, पहली वेबसाइट जिसको माइग्रेट करवाना है, और नेक्स्ट अगला डैशबोर्ड वर्डप्रेस का जिस पे आप उस वेबसाइट को लेके जाना चाह रहे हैं, दोनों तरफ उस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है। और प्लगइन आपका है जी ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये आपका प्लगइन है। इस प्लगइन को आप ऐड कर लें, और ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉल नाउ करूँगा मैं इसको, इंस्टॉल मैंने कर लिया इधर, और अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ भी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इस जगह पे भी। ठीक है, तो ये प्लगइन क्या करता है, इस प्लगइन ये प्लगइन आपकी वेबसाइट का एक डेटाबेस, सॉरी एक बैकअप बना देता है जी। ठीक है, कंप्लीट बैकअप, पूरी वेबसाइट का एक बैकअप बना देता है, डेटाबेस को भी लेके और वर्डप्रेस की फाइल्स को भी लेके। एक डेटाबेस बना देगा, सॉरी एक बैकअप बना देगा, और वो बैकअप आप यहाँ से लेके दूसरी वेबसाइट में जाकर इंस्टॉल कर देंगे। सिंपल तरीका है। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो फिर वो डेटाबेस को अलग लेके जाना पड़ता है, वर्डप्रेस की फाइल्स को अलग लेके जाना पड़ता है।
वो तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर रहे थे और ये इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है ये हो जाए। इसमें ज़रा एरर आ रहा है जी, इशू आ रहा है जी टाइम आउट का। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। मेरे पास एक जो है बैकअप पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बैकअप लेते कैसे हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर ये भी हो गए, चलिए डन, दोनों हो गए हैं। अच्छा जी, तो अब ये एक्टिवेट कर दिया मैंने। अब देखें ये वेबसाइट है, अगेन दिखा रहा हूँ मैं, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट का ये डैशबोर्ड है। और इस वेबसाइट को मैं माइग्रेट करवाना चाह रहा हूँ इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट का जो पहले ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है उसको मैं अगर रिमूव कर दूं तो भी ठीक है, रिमूव ना करूं और उसके ऊपर एक नया बैकअप इंस्टॉल कर दूं तो भी ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपकी पहले कोई पोस्ट पड़ी हो उसके ऊपर, पहले से जैसे कोई ई कॉमर्स स्टोर है उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हो, तो फिर थोड़ा बहुत इशू आ जाता है कि वो डाटा रह जाता है और उससे इशूज बन जाते हैं। तो इसके लिए आप पहले वाले इसको या तो बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और अगर पहले से कुछ थोड़ा बहुत डाटा पड़ा हुआ है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और वो किससे कर सकते हैं, WP Reset। WP Reset जो है ये एक प्लगइन है और इसको जब आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी WP Reset के नाम से, और वो आपकी वेबसाइट को क्लियर कर देता है बिल्कुल साफ। चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यूज़ नहीं करना आपने WP Reset जो है, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं। कभी आप कोशिश करें कि जी हर वेबसाइट को रिसेट करें, नहीं बना ले, रिसेट करें, नहीं बना लें। प्रैक्टिस जब तक आप कर रहे हैं तब तक कोशिश करें कि आप नया सेटअप ही बना के प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, क्योंकि आपकी इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं जब आपको एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि टाइम भी कम है, चीज़ों को चलें जल्दी से रिसेट करें और अपना जो है सिस्टम बना लें। वरना आप सिंपली वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करें, अपना काम करें जी। अच्छा जी, हमारा देखें जी ऑल इन वन WP माइग्रेशन इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिव हमने कर दिया। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे उसका आपको ये आइकन नज़र आ रहा है साइड बार में, तो इस पे आप जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास एक्सपोर्ट साइट आ रहा है। अब देखें एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है, बैकअप भी है, जो आपने लिए होंगे वो तमाम यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं। अभी के लिए इस वेबसाइट को मैं क्या करना है, मैंने माइग्रेट करवाना है। तो यहाँ से इसका जो भी सेटअप है उसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है ना, इसको एक्सपोर्ट करूँगा मैं। ठीक है, ये भी बताता हूँ अब्दुलरहमान आपको मैं रूटीन तरह। अच्छा जी, यहाँ से वेबसाइट को माइग्रेट करवाना है तो इसको एक्सपोर्ट करूंगा मैं। ठीक है, एक्सपोर्ट पे आप जाएंगे, एक्सपोर्ट टू डिफरेंट, उसने ऑप्शन दिए हैं कि आपने किसका एक्सपोर्ट करवाना है। अभी के लिए मैं फाइल को चूज कर रहा हूँ, फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए उसने एक पॉपअप मैसेज शो करवा दिया और यहाँ से एक्सपोर्ट वो कर रहा है फाइल को। ठीक है, और अगर जल्दी से हो जाए तो बहुत बेहतर है। यहाँ से एक फाइल एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, और फाइल वो कैसे नज़र आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने लास्ट बैच के लिए भी एक फाइल की थी तो वो यहाँ पे पड़ी होगी। ये पड़ी हुई है, जैसे देखें लोकल होस्ट LW, अगर आपको फाइल नज़र आ रही है तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो फाइल की टाइप जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, WPRESS। ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस फाइल ये लिखा हुआ है। ये असल में बैकअप की फाइल है जो कभी हमने बना रहे हैं हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसी से जो है वो माइग्रेट करवा देता हूँ दूसरी तरफ, टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने एक्सपोर्ट पे किया है तो सेम ऐसी ही फाइल बन के वो यहाँ पे आएगा जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम हमारा बच जाए तो उसके लिए ये भी टाइम ले रहा है एक्सपोर्ट होने में, और टाइम ले लेता है अक्सर 10 मिनट से 15 मिनट तक टाइम इसका लग जाता है एक्सपोर्ट होने में। तो तब तक हम क्या करते हैं, स्टॉप एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं इसको फिलहाल अभी। ठीक है, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। आपके पास कम से कम दो तो तीन तीन तो डैशबोर्ड बने हुए वर्डप्रेस के, तो कोशिश कीजिएगा एक डैशबोर्ड से दूसरे डैशबोर्ड तक आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करवा लें। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ दूसरी वेबसाइट पे। ठीक है, और यहाँ से इसके मैं आ गया हूँ जी। देखें सेम ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब मैंने इसको इम्पोर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये इम्पोर्ट के सेक्शन पे गया मैं। ठीक है,
आप उसको डाउनलोड कर लें, wordpress.org से डाउनलोड करके फिर उसको मैन्युअली अपलोड कर लें और फिर एक्टिव कर लें, हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करूंगा, वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया था, वहाँ से हम लेके आ रहे हैं फाइल, इधर हमने फाइल को डालना है, तो इंपोर्ट करेंगे जी। इंपोर्ट सेम जैसे वहाँ पे ऑप्शन आए थे कि आप किस चीज़ में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने फाइल सिलेक्ट किया था, इधर भी आप फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा जी फाइल कौन सी है, तो हम उठा लेते हैं एक पुरानी फाइल, ठीक है, ये वाली। और इसको मैंने ओपन किया, और योर फाइल एक्सटीड द मैक्सिमम अपलोड साइज ऑफ द 40 MB, ठीक है। अच्छा, इसका इशू आ गया है, उसका साइज कुछ ज़्यादा है, एक मिनट रुके, मेरे पास एक प्लगइन और है, ठीक है। ऐड न्यू करते हैं। हम्म। ये मैंने प्लगइन अपलोड किया, ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन, क्योंकि जो अभी हमने इंस्टॉल किया था उसकी थोड़ी सी जो है मेमोरी का इशू था, तो फिर मेरे पास पड़ा हुआ था ऑलरेडी, मैंने उसको मैन्युअली इंस्टॉल किया जी। तो रिप्लेस करंट विद अपलोड, रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, जो बाद में मैंने इसको इंस्टॉल किया। अच्छा जी, जब तक इंस्टॉल होता है तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप क्या करते हैं, किसी भी क्लाइंट आपको, मोस्टली क्लाइंट ये होते हैं कि आपको डाटा कम देते हैं, ठीक है। बहुत से क्लाइंट जो हैं उनको नहीं इल्म होता कि वेबसाइट पे कंटेंट क्या होगा, क्या, हाँ वो बता देते हैं कि जी वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म होना चाहिए, एक जो है अबाउट अस का पेज होना चाहिए, चीज़ें बता देते हैं। लेकिन जो कंटेंट होता है जो आपने उस पेज के ऊपर डालना होता है, वो बहुत कम होता है, मतलब कम देते हैं वो। मोस्टली क्लाइंट्स दे भी देते हैं कि जी आप ये कंटेंट डालें, ठीक है, जो थोड़े से सही लेवल के हों, जिनकी कंपनी ठीक वर्क कर रही हो, तो उन चीज़ों का इलम होता है और वो कंटेंट आपको दे भी देते हैं, ठीक है। और बाकी ये होता है कि वो आपको कह देते हैं कि जी कि आप अपना खुद से इसको डिज़ाइन बनाएं, जस्ट आपको वो मेन मेन चीज़ें बता देते हैं कि आपने ये चीज़ें बनानी करनी है। तो उसके लिए तरीकेकार ये होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, तो डील मैंने आपको बताया था कि पहले आप उससे इन चीज़ों का पूछते हैं कि आपकी डोमेन और होस्टिंग के बारे में, डोमेन होस्टिंग ली हुई है कि नहीं ली हुई, ठीक है, हो गया जी। फिर वो एक आपसे जब कहता है कि मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, तो आप उससे पूछते हैं कि वेबसाइट आपने किस चीज़ की बनानी है। वो आपको अपने कारोबार के, अपने चीज़ के बारे में बताएगा, बिजनेस के बारे में बताएगा, या जो भी वेबसाइट बनवाना चाह रहा है उसके बारे में बताएगा वो, ठीक है। और बताने के बाद फिर आप उससे पूछते हैं कि आया कि आपका कोई कंपटीटर है या कोई रेफरेंस वेबसाइट है जिसके साथ आप कहते हो कि जी इसके साथ मेरा कंपटीशन है, तो मेरी वेबसाइट भी ऐसी होनी चाहिए, या ये एक रेफरेंस वेबसाइट है और मेरा डिज़ाइन भी इससे कुछ मिलता जुलता हो, या ऐसी चीज़ें जो इसके ऊपर हैं ऐसी हो। तो मोस्टली क्लाइंट अपने कंपटीटर की वेबसाइट देते हैं या एक रेफरेंस वेबसाइट दे देते हैं कि इस तरह से देख लें आप और ऐसी होनी चाहिए, तो वो आप उससे ले सकते हैं। और उस पर आप देखेंगे क्या क्या कंटेंट है, और उस कंटेंट को फिर आप अलग से अपना खुद डिज़ाइन करें। और मैं आपको बताता हूँ अभी कि हमने कैसे डिज़ाइन करना होता है उसको, ठीक है। और ऐसे ही बहुत से क्लाइंट जो होते हैं वो फिर आपको अगर रेफरेंस वेबसाइट नहीं देते, तो फिर क्या होता है कि आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट बनवा रहा है वो मेडिकल से रिलेटेड, तो आप एक हॉस्पिटल क्या बना के दे रही हैं, तो आप खुद से सर्च करें 3 से 4 डिफरेंट हॉस्पिटल की वेबसाइट्स, उनको आप स्टडी करें कैसा कैसा उसके ऊपर कंटेंट है, और वो चीज़ें फिर आप अपनी वेबसाइट पे डालें, ठीक है। सेम डिटो कॉपी नहीं करना होता किसी भी वेबसाइट को, एक आइडिया लेना होता है आपने कि उनकी वेबसाइट कैसे बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, और वही चीज़ें आप जो है अपने वेबसाइट से मैच कर लेते हैं जी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया आपको कैसे अपने क्लाइंट को डील करना होता है जी। ये अभी अभी डाउन प्लगइन हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ था, इस वजह से शुरू कर दें।
कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये है अभी हम डिस्कस करते हैं कंटेंट आपने कैसे डिजाइन करना होता है। ठीक है, एक दफ़ा मैं ज़रा इसका थोड़ा सा कर लूँ। कंटेंट राइटिंग का ये होता है कि पहली बात तो ये कि आप कंटेंट खुद लिख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट खुद लिखना नहीं आता तो 3 से 4 वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि उससे पहले ये होगा कि आप खुद लिखें, खुद लिखना नहीं आता तो फिर जो आपने 3 से 4 डिफरेंट वेबसाइट्स सर्च की हैं, रिलेटेड वेबसाइट्स जिस तरह का डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हैं, उनका कंटेंट देखें आप, उनके कंटेंट को लें और मिक्सअप कर दें कि नए कंटेंट में। ठीक है, देखिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ये फाइल उसकी, बैकअप की। ठीक है, ये स्टेप आप देख लीजिएगा, साथ साथ मेरी बात भी सुन लें। हो सकता है मेरी बात इससे डिफरेंट हो जो मैं कर रहा हूँ। तो उसमें ये होगा कि आप 3 से 4 डिफरेंट वेबसाइट्स लें और उनका जो कंटेंट है उसको आप मिक्सअप करके अपना कंटेंट रेडी कर लें और आपका कंटेंट रेडी हो जाता है। फिर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जिन टूल्स में से अगर आप उनको गुजारेंगे तो वो आपको मज़ीद उसको जो है आपके कंटेंट को अच्छा कर देते हैं जी। ठीक है, जैसे अगर आपने कंटेंट खुद लिखा है या 3 4 वेबसाइट्स का कंटेंट मिक्स किया है तो उसको आप क्या करें, उसका आप जो है ग्रामरली से उसको वेरीफाई कर लें। तो ग्रामरली क्या करेगा, वो आपको जो है उसमें से जो गलतियां होंगी ग्रामर के हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से उसको सेट करके आपको दे देगा और आप उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास कोई 3 से 4 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आपके पास है जी copy.ai। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप क्या करते हैं, अपना कंटेंट बना सकते हैं। copy.ai पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर अकाउंट कोई बना हुआ है तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो उस पे क्या होगा कि आपके पास वो डिफरेंट टाइप्स का डाटा आपको दे रहा होता है कि मैंने वेबसाइट पे लगाना है, मैंने सोशल मीडिया पे लगाना है। ठीक है, वो आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद वो आपको एक जो है डाटा आपको या कंटेंट आपको तैयार करके दे देता है कि जी ये कंटेंट आपका आ गया है। अभी अगर ओपन हो जाए तो ठीक है, copy.ai है, नोट कर लें। एक राइटर है ऐप आपके पास, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है राइट सोनिक है एक, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से डिफरेंट एआई टूल्स हैं। तो राइटिंग एआई टूल्स अगर आप सर्च करें तो आपको डिफरेंट राइटिंग एआई टूल्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना कंटेंट राइट करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होता है क्योंकि ये जनरेट करके देता है आपको, और जो जो है जनरेशन की होती है वो बिल्कुल कॉपीराइट के हिसाब से होती है, उसमें इशू नहीं आता जी किसी किस्म का। राइट सोनिक है, ठीक है, आपके पास राइटर है, copy.ai है, यहाँ से आप अपना डाटा बनाएं जो टेक्स्ट डाटा है। इमेजेस के लिए अगर आपने इमेजेस जो करनी होती हैं उसके लिए आपके पास अनस्प्लैश है एक। ठीक है, अनस्प्लैश से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। .com से इमेजेस ले लें आप। उसके बाद आपके पास एक पेक्सल है, उससे ले लें आप। उसके बाद आपके पास पिक्साबे है एक। ये वो वेबसाइट हैं जहाँ से आपको फ्री इमेजेस मिल रही होती हैं और इनके भी कॉपीराइट का इशू नहीं आता जी। ठीक है, यहाँ से जाएं आप और अपने साइज़ के हिसाब से जो भी आपको साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं जी। ये आगे पिक्सल, यहाँ से डिफरेंट इमेजेस को सर्च करें और यूज़ कर लें। ऐसे ही आपके पास जो है ये पिक्साबे आ गया, अनस्प्लैश ओपन हो रहा है अभी, ये पिक्साबे आ गया। ठीक है, यहाँ से कर लें जी। तो ये इमेजेस के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं और आपको हाई रेजोल्यूशन में अच्छी इमेजेस जो हैं वो मिल जाती हैं यहाँ से। अनस्प्लैश
.com यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये स्प्लैश आ गई है जी। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं जिस तरह की भी आपको इमेज चाहिए। और ऐसे ही आपके पास पिक्सबे है। अच्छा जी, ये है। उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट है फ्री पिक। फ्री पिक जो है, इससे आप इमेजेस भी ले सकते हैं फ्री पिक से। और इमेजेस के साथ साथ यहाँ से आपको आइकन भी मिल जाते हैं, वेक्टर्स भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो फ्री पिक बहुत ज़बरदस्त एक वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना ले सकते हैं कंटेंट। ठीक है, यहाँ से आप अपना डिफरेंट कंटेंट यूज़ करें। आइकन भी मिल जाएंगे आपको इसके ऊपर, वेक्टर भी मिल जाएंगे और इमेजेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने आइकन लेने हो तो फिर फॉन्ट ऑसम है वेबसाइट, वहाँ से भी आपको आइकन मिल जाते हैं। आप इसको बाद में चेक कर लीजिएगा, जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं रिकॉर्डिंग देख के फिर इसको नोट कर लीजिएगा। और ख़ुद से भी सर्च करें इन चीज़ों को। ठीक है, गूगल पे जाके आप सर्च करें राइटिंग एआई टूल्स, चेक कर लें कौन कौन से आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। ठीक है, और उनको अगर यूज़ ना करना है तो उनसे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाती हैं, वो आप देखें और उनको यूज़ करना सीखें कैसे यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो है फ्री पिक, अगर आप चेक करें, सॉरी फ्री पिक तो वेबसाइट आ गई। इमेजेस आप चेक करें तो आपके पास डिफरेंट आ जाएंगी वेबसाइट्स, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो हैं। अगर आपने डायरेक्टली वीडियो ऐड करनी है, डायरेक्टली वीडियो भी बिल्कुल आपकी वेबसाइट पे तो हो जाती है, लेकिन प्लगइन आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होती। उसमें वजह ये है कि उसकी आपके वर्डप्रेस की स्पीड भी स्लो हो जाती है साइट की, और स्पेस भी ज़्यादा वो कवर करता है, क्योंकि आपके पास एक स्पेस होती है हम जो बाई करते हैं होस्टिंग की सूरत में, तो वो भी ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपाई करता है। इससे बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप यूट्यूब की इमेजेस को, वीडियोज़ को डायरेक्टली उसमें इंसर्ट कर लें। ठीक है, जब आप एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं वहाँ पे यूट्यूब का भी ऑप्शन आता है, यूट्यूब को आप करें तो आप अपने यूट्यूब की वीडियो का लिंक वहाँ पे डाल दें, तो उसको वो प्ले करवाता है पूरी वीडियो की सूरत में। लेकिन जब उसे ओपन करते हैं तो पॉपअप की सूरत में वो यूट्यूब की ही वीडियो चल रही होती है, तो इससे आपका वेबसाइट भी स्लो नहीं होती। जो उसने बफरिंग करनी होती है वो डायरेक्टली यूट्यूब से कर रहा होता है, और आपकी साइट जो है वो इजी रह जाती है। तो आप कोशिश करें कि जो एलिमेंट आपको मिलता है यूट्यूब की सूरत में वहाँ पे वो यूज़ कर लें। बाकी प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्लगइन आप सर्च करें वो आप यूज़ करें उसमें आपकी वीडियोज़ के लिए। वो भी आपको लिंक कर देते हैं, आपका यूट्यूब है या कोई और आपका चैनल है जिस चैनल से आपने अपनी वीडियो लेके आनी होती है। लिंक दे लें बेहतर है, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए ये आ गई फोटोसम, जहाँ से आप अपना आइकन्स लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट आइकन्स आप यहाँ से उठा सकते हैं, फ्री भी हैं पेड भी हैं यहाँ पे। ये आपके आइकन्स आ गए हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपको आइकन चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं जी। अच्छा जी, दूसरा मैंने आपको बताया फोटो ऑसम के अलावा आप फ्री पिक से लें अपनी इमेजेस। ये आपके आइकन आ गए, जो भी आइकन आपने यूज़ करना हो सिंपली उसको डाउनलोड करें और उसको यूज़ कर लें। और मोस्टली ये होता है कि जो हम थीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थीम्स मोस्टली थीम्स जो हैं उन्होंने फोंट ऑसम को पहले से ही इंसर्ट किया होता है अपनी थीम में। और ये जैसे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जितने भी, वो तमाम वहाँ पे उनकी थीम्स में भी शो हो जाते हैं जब आप कोई भी आइकन ऐड करने लगे। ठीक है, तो फ्री पिक का मैंने आपको बताया, फ्री पिक से आप इमेजेस भी ले सकते हैं, वेक्टर्स भी ले सकते हैं, आइकन भी ले सकते हैं। ऐसे ही पिक्साबे से इमेजेस लें, पेक्सल से इमेजेस लें, अनस्प्लैश से इमेजेस लें। ठीक है, राइटिंग के लिए आपके पास कॉपी डॉट ए आई मैंने आपको बताया है, और वो यहाँ पे अगर ओपन हो गया हो तो आपको नज़र आ जाएगा। ये भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम इसको एज ए मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्किप द क्वेश्चन करते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने अभी अकाउंट बनाया कॉपी डॉट ए आई पे, अभी अकाउंट बनाया है। तो अब देखें साइड बार में न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, कि आपने डाटा किस टाइप का लेना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मुझे चाहिए वेबसाइट कॉपी, और वेबसाइट कॉपी के अंदर मुझे चाहिए कोई मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए अब इस साइड पे आ जाए, पूछा जी कंपनी का नेम क्या है, हम यहाँ पे दे देते हैं जी LWE, और डिस्क्राइब करें जी
ठीक है, तो आपने भी, तो मैंने बिल्कुल जो है इसको वो लिखा है। अब देखें, ये मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है, एक्सटेंशन इस्तेमाल की हुई है। तो अब मैं लिख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे गलतियाँ आई हैं तो ग्रामरली खुद से ठीक करवा रहा है वो। तो आप ग्रामरली भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपको बता देता है कि जी आप कहाँ कहाँ पे गलत हैं। ये भी बहुत कम लिखा है मैंने, बहुत शॉर्ट है, तो आपने यहाँ से कोई 2 से 4 या 5 लाइन लिखनी है, इसको लिख के देनी है। फिर वो क्या करेगा कि आपने इसको बता दिया, उसके बाद यहाँ से आप अपना मोड सेलेक्ट करें, जैसे प्रोफेशनल मोड मैंने सेलेक्ट किया टोन अपनी, और क्रिएट कंटेंट करूंगा। क्रिएट कंटेंट करूंगा तो यहाँ से वो क्या करेगा, मुझे कंटेंट जनरेट कर देगा इससे रिलेटेड, अभी जो मैंने चीज़ यहाँ पे उसको लिख के दी है। अब नीचे आए आप देखें, उसने ये बना दी है अभी, क्योंकि मैंने कम लिख के दिया तो उसने कम बना के दी है। तो ये आपके पास डिफरेंट आ गया जी, ठीक है। लर्न वेब डेवलपमेंट विद LWE, द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर वेब डेवलपमेंट। अब देखें उसने कितने परफेक्ट वे में एक चीज़ लिख दी है। ठीक है, LWE इज लीडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एजुकेट एंड इंस्पायर आवर ऑडियंस। देखें कितने परफेक्ट चीज़ें उसने बनाई हुई है। तो ऐसे आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद लिखें, और ग्रामरली के जरिए आप उसको परफेक्ट कर लें, उसमें जो जो गलतियां हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने जो 3 से 4 डिफरेंट रेफरेंस वेबसाइट ली हैं, उनका कंटेंट देखें, उनको मिक्सअप करें। मिक्सअप करने के बाद फिर उसको ग्रामरली से गुजारें ताकि वो फिर परफेक्ट हो जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि आप जो है, जो थोड़ा बहुत कंटेंट आपको आता है, वो आप copy.ai में आए, या कोई भी आपके पास डिफरेंट, मैंने आपको बताया राइट सोनिक है या राइटर.मी है, या और आप सर्च कर लें, आपको जो मिलती हैं ऐसी बहुत सी आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे, AI डिफरेंट टूल्स हैं। वहाँ पे जाके आप उनको अपना कंटेंट जनरेट करें इस तरह से, और वो कंटेंट आप यूज़ कर लें, वो बिल्कुल आपका कॉपीराइट फ्री कंटेंट होता है जी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जी। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अब जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट रह गया, आप बता दें कोई और क्वेश्चन अगर रहता है तो हम उसे भी कवर कर लेते हैं। और आज की क्लास का जो फीडबैक लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया है मैंने, और एक लिंक मैं शेयर करूँगा फीडबैक से रिलेटेड, जो कि मेरा फीडबैक होगा जो आपने मुझे देने, कि हमारा ये कोर्स कैसा रहा, हमने इस कोर्स में क्या कुछ सीखा, तो तमाम चीज़ें। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी फीडबैक देना है, और उस फीडबैक को आपने बिल्कुल जो है ईमानदारी से देना है। उसमें आप किसी का भी कोई नाम जो है मुझे शो नहीं हो रहा होगा, तो आप खुले दिल से उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। HTML CSS जो है, ये अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं तो आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ती इतनी खास। तो अगर आपने स्पेशली देनी भी हो वर्डप्रेस पे कहीं भी HTML CSS, तो उसमें जहाँ पे आप वर्डप्रेस पे अपना वर्क करते हैं। अच्छा देखें, ये हमारा जो है इम्पोर्ट हो गया था, ये सॉरी, जो हमने अभी बैकअप लिया था, इम्पोर्ट किया था, इम्पोर्ट हो गया था। और इम्पोर्ट होने के बाद हम अपने बैकअप पे देखें तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, उसको रिफ्रेश कर लें हम अगेन, अगर इंस्टॉल हो गया हो तो। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने रिफ्रेश किया अभी, तो वो हमारा बैकअप इंस्टॉल हो गया था, और हमारी वेबसाइट का माइग्रेट हो चुकी है इस सर्वर पे। ठीक है, बाकी CSS वगैरह का जो है वो मुझे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, टाइम कम है। जहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स ऐड करते हैं, उस एलिमेंट्स के साथ हमारे पास एक लास्ट में मोस्टली सेटिंग्स में ही ऑप्शन आ जाता है CSS का, तो वहाँ आप CSS कर सकते हैं। HTML डिज़ाइन क्योंकि आप अलग से नहीं बना रहे, यहीं पे आपका डिज़ाइन जो HTML का डिज़ाइन होता है, तो ये HTML है, तो अलग से आपने HTML का डिज़ाइन बना के